बौद्ध जीवन शैली में दान का बड़ा महत्व होता है और थाईलैंड के बौद्ध जन मुक्त हाथों दान करने वाले लोगों के रूप में परिचित है। इसी कड़ी में हाल ही में नागपुर में थाईलैंड के बौद्ध जनों द्वारा दान की गई मूर्तियां महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहार में पहुंची। प्रत्येक समिति को ये आस होती है कि उनके बुद्ध विहार में स्थापित बुद्ध मूर्ति सुंदर व आकर्षक हो। ये पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं डॉक्टर S.K. गजभिये। आज ये जो ऐतिहासिक क्षण आपके सामने जो दिख रहा है कि थाईलैंड से 22 मूर्तियाँ नागपुर में आई है, तो ये जो मूर्तियाँ यहाँ तक पहुँची है इसका भी एक बड़ा इतिहास रहा है। बीच में हमने पढ़ा था पेपर में भी और न्यूज़ के माध्यम से भी ऐसा बताया गया था कि थाईलैंड का जो थाईलैंड के राजा है वो मूर्तियाँ दान करते हैं करके। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थाईलैंड में जो लोग हैं वो दान दाते हैं। तो ये जो मूर्तियाँ आई है इसके पीछे का सारा श्रेय हम देना चाहेंगे डॉक्टर अनेक महास्तवीर बंते जी को, जो थाईलैंड में रहते हैं। थाईलैंड में दानदाता जो होते हैं वो उनसे अप्रोच करते हैं और हमारे पास भी यहाँ नागपुर में जो विहारों से एप्लीकेशंस आती है, हम वो एप्लीकेशन को बंते ज्ञानदीप के माध्यम से बंते अनेक तक पहुँचाते हैं और वो वहाँ पे दानदाताओं को रिक्वेस्ट करते हैं और दानदाता अपने पैसे से मूर्तियाँ खरीद के वो विहारों में बेचते हैं। तो थाईलैंड सरकार या थाईलैंड का राजा मूर्तियाँ दान नहीं करते हैं, तो थाईलैंड के जो लोग हैं वो दानी लोग हैं, वो अपने मेहनत के पैसे से मूर्तियाँ वहाँ से खरीदते हैं और यहाँ भारत में वो दान के स्वरूप में देते हैं। लेकिन दान के स्वरूप में देने के बाद भी यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आता तो बॉम्बे पोर्ट तक, बॉम्बे पोर्ट में आने के बाद उसको कस्टम की प्रक्रिया से छुड़ाना ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बहुत पेनफुल भी है। अभी इसके पहले भी हमने काफ़ी बार ये सब काम किए थे, लेकिन इतनी तकलीफ़ें हमको इसके पहले कभी नहीं हुई। इस बार यह जब 22 मूर्तियाँ बॉम्बे पोर्ट में उतारी गई तो कस्टम के जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों ने कुछ ना कुछ क्वेरी निकालना शुरू कर दिए और करीब करीब 10 दिन हमारी ये मूर्तियाँ वहाँ अटक के पड़ी थी, हमारी फाइल मूव नहीं हो रही थी। तो ये जो देखते हैं हम लोग, तो इसमें भी हमको थोड़ा सा ये लगता है, तो हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं और फिर थोड़ा इतिहास में जाके बाबा साहब के शब्दों को याद करते हैं, तो उनके शब्द हमको याद आते हैं। बाबा साहब ने लिखित स्वरूप में लिखा रखा है, उनका जो ग्रंथ है रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन, उसमें एक बात उन्होंने लिख कर रखी है कि भाई इस दुनिया में एक लड़ाई निरंतर चलने वाली है और वो लड़ाई है ब्राह्मणवाद वर्सेस बुद्धिज़्म। तो उस अभी तक तो हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई लड़ाई इस संसार के अंदर हो रही करके। लेकिन अभी जब हमने इस मूर्तियों को बॉम्बे पोर्ट में जब उनके क्वेरीज़ के माध्यम से हमको अटकाया गया, तो हमको पता चला, मतलब हमने उसका एनालिसिस करने की कोशिश की, तो उनका हमको ये समझ में आ गया कि ये भी एक काउंटर रिवॉल्यूशन है और काउंटर रिवॉल्यूशन के माध्यम से जो चीज़ें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ ये लोगों के दर्शनार्थ विहारों के लिए विदेशों से आती है, मतलब प्रमुख तौर पे थाईलैंड ये देश से, तो वो मूर्तियों को टैक्स लगाना, कस्टम ड्यूटी भरने के लिए बाध्य करना, उसके ऊपर भी GST लगाना, ये उचित नहीं है। लेकिन हो रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा खेद भी होता है और दुख भी होता है। फिर भी हम लोग ये सोचते हैं कि विहारों में अगर अच्छी मूर्तियाँ जाती है तो विहारों के लोगों में एक परिवर्तन आ सकता है। अभी ये जो मूर्तियाँ आई है ये ग्वालियर से लेकर तो शिरपुर तक, मतलब छत्तीसगढ़ में जा रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, महाराष्ट्र में जा रही है और विदर्भ के बहुत सारे ज़िलों में भी जा रही है। तो ये जो मूर्तियाँ है अलग अलग जगह में अलग अलग विहारों पे जा रही है। तो इसके लिए मैं थाईलैंड के जो दानदाते हैं उनको इसका क्रेडिट देना चाहूँगा, उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वो लोग भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ दान स्वरूप विहारों को भेंट देते हैं, तो ये उनका बड़ा पुण्य कर्म है। और इस प्रक्रिया में मैं उन्हें ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, डॉक्टर बंते अनेक महास्तवीर। ये थाईलैंड में रहते हैं, लेकिन अगर वो वहाँ पे नहीं होते थे तो ये प्रक्रिया को शायद हम पूरी कर पाते थे, क्योंकि हम लोग तो नागपुर में बैठे हैं
नागपुर से हम लोग थाईलैंड के दानदाताओं को अप्रोच नहीं हो सकते, लेकिन दानदाता जो होते हैं वो डॉक्टर अनेक बंते जी को अप्रोच होते हैं, उनको विनती करते हैं कि भाई हमको भी मूर्ति दान देना है। तो बंते अनेक जो है वो फिर जो उनके पास एप्लीकेशन जाती है, जैसे हम लोग भेजते हैं, उस एप्लीकेशन को उनके पास देते हैं और कहते हैं कि भाई नागपुर ज़िले में या भारत में या महाराष्ट्र में मूर्तियाँ देना है, आप अगर देना चाहते हो तो वहाँ दे सकते हो, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत श्रद्धालु है। तो मूर्तियों की जतन भी वो अच्छे से करेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी इस माध्यम से हो सकता है। इसलिए हम लोग बार बार डॉक्टर अनेक बंते जी को धन्यवाद देते हैं और अनेक बंते जी को मदद करने के प्रक्रिया में बंते ज्ञानदीप और बंते बोधिरत्न ये जो उनको मदद करते हैं, इनका भी बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि ये प्रक्रिया उनके बिना हो अधूरी रह जाती थी। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया में वो शामिल है। इन मूर्तियों को थाईलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया में थाईलैंड के दानदाता और भारत की बौद्ध समितियां इनका तालमेल बनाते हैं। भंते ज्ञानदीप। पूरे भारतवर्ष में मूर्ति थाईलैंड द्वारा मूर्ति दान देने का जो सिलसिला है ये अनेक सालों से चलते आ रहा है और आज की वर्तमान स्थिति में पहले शुरुआत के काल में सीधा सीधा किसी का विहार है तो विहार के नाम से डॉक्यूमेंट बन सकते थे, लेकिन 2013 के बाद में नया नियम जो है, पहले शुरुआत के काल में ऐसा नियम था किसी भी भगवान के मूर्ति के ऊपर में कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, सिर्फ जो हैंडलिंग चार्ज है, बोट में जो हम लोग लाते जहाज़ से उसका क्लियरिंग चार्ज है वो लगता था। लेकिन 2013 के बाद में मूर्तियों के ऊपर भी कस्टम चार्ज लगने लगा है। तो थाईलैंड से जो उपासक है डॉक्टर बंते अनेक महाथेरो, इनके माध्यम से मुंबई तक पूरा खर्चा जो है ट्रांसपोर्ट का वो लोग लेते हैं। लेकिन मुंबई में आने के बाद में वहाँ का जो कस्टम चार्ज है, वहाँ से क्लियरिंग चार्ज है, तो इसके लिए हम लोग जिस बिहार में मूर्ति दान देना है तो वो एप्लीकेशन चाहे मेरे माध्यम से हो, चाहे डॉक्टर एस गजबी के माध्यम से हो या अन्य उपासक के द्वारा हो, तो वो लोग हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोग उस एप्लीकेशन को डॉक्टर बंते अनेक महाथेरो जो कि इंडिया में पढ़ाई कर चुके हैं, उन्होंने इंडिया से डॉक्टरेट किया है, तो तब से उनका भारत से यानी अटूट नाता जो है वो निर्माण हुआ है। तो उनका कहना है कि राजा अशोक के द्वारा अगर धर्मदूत जो नेबरिंग कंट्री है जैसा थाईलैंड है, बर्मा है, वहाँ तक अगर भेजे नहीं जाते तो हमको बुद्ध की संस्कृति हमारे तक पहुँचना नामुमकिन था। तो राजा अशोक ने महान कार्य किया है और उसी तरह भारतवर्ष में जो बौद्ध धर्म लुप्तप्राय हुआ था, तो 14 अक्टूबर 1956 में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा या पवित्र दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और बौद्ध धर्म की प्रमुख धारा में लाने का प्रयास किया। तो इन महापुरुषों ने जो महान कार्य किया है तो उन्हीं को आदर्श मानते हुए हम लोग भी कुछ ना कुछ भारतवर्ष के लिए जो बौद्ध धर्म फल रहा है, फूल रहा है, नए से विहार निर्माण हो रहे, तो उस विहार को बुद्ध मूर्ति की आवश्यकता होती है। थाईलैंड में बौद्ध लोगों की कंपनियां है, बौद्ध लोग कारागिर है और वहाँ की मूर्तियाँ जो है लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं, इसीलिए थाईलैंड के दायिका लोग बंते अनेक जी को ये बुद्ध मूर्ति दान करते हैं और उसके बाद बंते अनेक जी हमारा जो सोसाइटी है द इंटरनेशनल धम्मदूत बुद्धि सोसाइटी नेरी मानकर अमरावती रोड नागपुर, इस संस्था के माध्यम से पूरा डॉक्यूमेंट जो है बनता है। ये थाईलैंड देश से आज ही 22 मूर्ति पहुंचा, इतना मूर्ति अब तक आया नहीं है। बहुत बड़ी मूर्ति 20 मूर्ति नागपुर में पहुंचा। ये थाईलैंड के अनेक महास्थावीर बहुत साल से भारत में, पूरा दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहा है
और अनेक भांति कम से कम भारतों में 10-15 साल से काम चला है और अभी तक कम से कम 100 ऐसा मूर्ति पहुंचा। थाईलैंड लोग कितना सिरादा है, खरपना नहीं आता। ये कोई सरकार ने नहीं भी डाला है। उपासक लोग ने घर से सामग्री बर्तन हो कोई हो पूरा दे के जा रहा है। रात भर दिन भर कितना भगवान के बारे में अन्याय श्रद्धा है, एक इधर लोग विचार भी निकाल पाएगा। मैं तो थाईलैंड में 3 साल रहा, इतना बुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा। ये कंपाउंड देखो, एक की कंपाउंड भी कितना मजबूत मूर्ति पहुंचने की, पूरा मूर्ति के ऊपर में रख के और लकड़ी से कंपाउंड बना के कितना उसके श्रद्धा मान श्रद्धा भक्ति बहुत है। कल्पना नहीं कर पाते। केवल बुद्ध के अनुयायी बुनियाद दुनिया में बहुत लोग हैं। एक जान दे के गाल बेच के बर्तन चीज बेच के मूर्ति को दान दे रहा है। मेरा थाईलैंड को बहुत कोटि कोटि से नमस्कार करता हूँ।